हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष संसनवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, कोई इश्यूज आ गए थे इंटरनेट में एंड ऑल, तो हमें जूम पे क्लास करनी पड़ी थी। तो कल वाली क्लास थी वो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर लिया है। आज वाली क्लास वही है, इस क्लास में उसी क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो जिस जिस स्टूडेंट की मिस हो गई थी, क्योंकि मैं जूम में ज्यादा लोग ऐड नहीं हो पाए थे अकाउंट में, तो कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग है। और जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अपने ईयरफोन्स यूज कर लेना, क्योंकि कई बार जूम में क्लास होती है तो उसमें ना वॉइस इश्यूज आते हैं। तो ईयरफोन यूज कर लेना, तो आपको वॉइस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंडली, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग एंड ऑल नहीं करी है। जो भी प्रॉपर क्लास चली थी, बीच में कई स्टूडेंट्स के वीडियो ऑन हो जाती थी एंड ऑल, तो वैसी डिस्टर्बेंस आएगी, सह लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियोस में सब कुछ पता चल जाएगा, पूरी डिटेल में देखना। डीयूजेट के एनालिसिस एंड ऑल करिए कि डीयूजेट कैसे एनालाइज करते हैं। कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, डीयूजेट नहीं, आप आईएम इंदौर का भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, किसी का भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका एनालिसिस होना कैसे चाहिए, उस पर वीडियो है। एंड थोड़ा सा बीच बीच में एक दो थोड़ा बहुत ज्ञान है, अच्छा लगे तो ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी मैंने। तो क्या करें आज, ये बताओ। ये कौन है 2 आईडी से लॉगिन करने वाला भाई? हटा दे भाई, औरों को आने दे। नहीं नहीं, चैट में लिख दो, अनम्यूट में फिर वो कचरा हो जाएगा, सब अनम्यूट होने लग जाएंगे। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको ना, मॉक्स को ऐसे टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग मत देखा करो। मॉक्स के लिए क्या करना है आपको, क्यूए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी मेरे मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है। जितने पास्ट ईयर में जितने स्टूडेंट्स हैं जनरली ये करते थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे। वीए, क्यूए और एलआर। एक तो यार प्रथम शक्ल मत दिखा पीछे, क्यूए, वीए और एलआर, ठीक है। एंड आपका अलग से रखो जीए को, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। क्यूए वीए जीए, क्यूए वीए एलआर अलग से रखना है, और जीए अलग से रखना है आपको, ठीक है। आपको एग्जाम में कोई भी अपने सुखदेव का ड्यू जेट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें क्या करना है आपको, ये 75 क्वेश्चन हैं जो ट्राई करने हैं आपको 100 मिनट्स में। इससे ज्यादा अपने आपको टाइम नहीं देना। 75 क्वेश्चन करने हैं आपको 100 मिनट्स में, और मॉक में बाकी जीए नहीं करोगे आप, ठीक है। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, रीजन बता रहा हूँ ऐसा क्यों है, ठीक है। आप जीए नहीं करोगे, क्यूए, वीए और एलआर करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप बताओ कि मार्क्स कितने आएंगे आउट ऑफ 300। आपको एम करना है 250 का, एम करना है। नहीं आएंगे, हो सकता है किसी के 100 मार्क्स ही आए, हो सकता है किसी के 150 है, हो सकता है किसी के 200 है। आपको एम करना है 250 का, ठीक है। यहां तक क्लियर है, 250 तक। उसके बाद जब पूरा रिजल्ट आ जाए, फिनिश कर दो। मॉक टेस्ट में किसको रैंक दिखानी है यार, किसी कुछ फायदा नहीं होता रैंक दिखाने से। जनरली जो टॉपर्स आते हैं ना, उनके मॉक टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं आते, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में ये चीज करते हैं सब, कि आपका मतलब 3 सेक्शन में देखना है। इन तीनों सेक्शन को अलग से क्यों रखा है, क्योंकि ये तीनों डिपेंडेबल है। कि अगर आपका ये सेक्शन अच्छा है तो आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपके मार्क्स आने वाले हैं। जीए किस्मत के भरोसे चलता है आपका, ठीक है। तो आपको गारंटी करनी है कि एग्जाम में वर्स्ट के सिनारियो भी आपके 250 मार्क्स तो आ रहे हैं। इस चीज की आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर नहीं आ रहे तो जबरदस्ती लाने हैं, ठीक है। या उन्हें बता दो, वीडियो ज्वाइन हो नहीं पाएगी जो जो वहां पे है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 250 का एम करना है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जीए के 25 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। आंसर आंसर करने से मतलब नहीं है आपको कि आंसर ठीक आया गलत आया। आपको सारे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखने हैं। जैसे पूछ लें यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, किसी स्टेट का पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई आंसर होगा एक तो ठीक होगा, 3 गलत होंगे।
तीन गलत हैं, तो तीन गलत होने की भी उनके भी नाम होगा, तो किसी रीजन से नाम लिखा होगा ना वहां पे उन तीनों का। तो उन तीनों का भी देख लो किस कारण से नाम है, वो क्या करते थे, क्यों करते थे एंड ऑल। तो हर क्वेश्चन में आपके टेक्निकली 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन के लिए मतलब काइंड ऑफ आपके 100 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कहीं कोई आंसर सही आ जाता है ना, खुद से दिल पे हाथ रख के बोलो, आज तक कभी क्वेश्चन दोबारा से देखा है कि बाकी ऑप्शन शक्ल उठा के देखी भी है उनकी, एक जो ठीक आ गया, कभी नहीं देखी होगी ना। और एग्जाम में कई बार होता है दूसरे वाले से आंसर आ जाता है और आपको पता नहीं होता कि यार ये नाम तो देखा था बट पता नहीं था ये करता क्या था। तो हर क्वेश्चन में ना इस चीज की प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है, एम समझ आ गया आपको। हर आप ये पूछते हैं ना मेरे को कितना टारगेट करना है एंड ऑल। जैसे मैंने कई लोग देखे हैं बोलते हैं, जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसके मॉक टेस्ट में 300 आने लगे थे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सही है, मॉक टेस्ट में 300 आ रहे थे तो उसके चांसेस थे उसका क्लियर हो जाएगा। बट हुआ क्या उसके साथ, जब मॉक टेस्ट में तो उसके जीए में मार्क्स आते थे उसके 90 के अराउंड, क्योंकि उसकी जीए जैसे हमके पूरे मॉड्यूल एंड ऑल पढ़े थे उसने कोचिंग के एंड ऑल। और जनरली कई बार किस्मत चल जाती थी, वही सारी चीज जनरली मॉक टेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो उसमें तो उसके फुल मार्क्स काइंड ऑफ आ जाते थे, तो काइंड ऑफ उसके बाकी मार्क्स में कितने आए, 210 के अराउंड आ रहे थे उसके। तो एग्जाम के दिन क्या हुआ, एग्जाम के दिन वाली जीए उसे आती नहीं थी एंड ओवरऑल उसके मार्क्स आ गए थे 260 के अराउंड, एंड हुआ नहीं उसका एडमिशन। समझ आया। हाँ, जीए आपकी धोखा दे सकती है। तो ये 3 डिपेंडेबल सेक्शन है ना, इसमें तो गारंटी कर लो आपके 250 मार्क्स आ जाएंगे, ऑनेस्टली आ सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी मॉक टेस्ट देते हो, कभी ऐसा फील होता है टाइम की प्रॉब्लम? टाइम की प्रॉब्लम तो कभी फील नहीं होती होगी ना। प्रॉब्लम किस चीज की फील होती है, कि हमें आता नहीं है, ना आने की प्रॉब्लम फील होती होगी, कि आपकी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन कम करनी है आपको ड्यू जेट के लिए। जो चीज नहीं आती वो सीख लो। क्यों, ड्यू जेट के एग्जाम में ना आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको भी टाइम का कंस्टेंट कभी नहीं होगा, बट अगर उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन कर लेगा। जैसे आई एम इंदौर उल्टा सिनारियो, वहां पे आई एम इंदौर में आपको स्पीड चाहिए, सारे कंसेप्ट ना आते हो तो भी काम चल जाएगा आपका। 4 क्वेश्चन वाली बात, पुलकित वीडियो देख लेना बाद में प्लीज। 4 क्वेश्चन ये बोले थे कि अगर आपका जीए का एक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन है, एक ठीक होता है 3 गलत होते हैं, तो 3 गलत का भी मतलब पता होना चाहिए ना, वो गलत क्यों थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का सीएम पूछा, तो उसका सीएम का नाम हार्दिक तो नहीं लिखेगा ना, सॉरी पुलकित, और कुछ ही लिखेगा, कोई रीजन होगा। सॉरी हार्दिक, ठीक है, तो कोई रीजन होगा, तो उस बंदे का नाम लिखा है तो क्या है भाई, वो बंदा क्यों लिखा है उसका नाम, वो रीजन ढूंढो, तो आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। यहां तक तो ये समझ आ गया आपको मॉक टेस्ट में आपको टारगेट क्या होना चाहिए। अब उसके बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना वो देखते हैं। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हो, देर आर, यार मॉक टेस्ट आप किसी भी कोचिंग के कर लो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है अच्छा आता है, एक दूसरे को नहीं आता है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एम होता है कि एक सेम क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, मॉक टेस्ट का एम होता है अपने मतलब गलतियां देखनी है नॉन, कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे कई बार होता है, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, जैसे मेरे केस में एनालिसिस थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, गलतियां कम होती हैं, आपके केस में ज्यादा होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्यूए सेक्शन एनालाइज करना है, ठीक है, आप किसी का ये कॉमन है, आपका डीयू जेट है या एम इंदौर है, दोनों के लिए कॉमन है ये वाला स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्यूए सेक्शन में क्या करना है, जितने भी मार्क्स है देख लो। ठीक है, एनालिसिस में आपको 3 चीज देखनी है। आप कोई सी भी आपकी टेस्ट सीरीज हो आपके पास, हर क्वेश्चन में एनालिसिस में ये तो आता होगा, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये आता है, सब में गिवन होता है ना। तो आपको ना टोटल मार्क्स नहीं देखनी चाहिए,
पुलकित अभी ये वाले रेलिवेंट चीज देख लें, बाद में पूछ लियो वाले सवाल। ठीक है, अभी जो पूछ रहा हूँ उसका, जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज पूछ लो, ठीक है। ये तो यार ये वीडियो कौन कौन ऑन कर रहा है बार बार। अच्छा, तो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीन चीज गिवन होती है आपकी। तो आपको एग्जाम में ट्राई करना है कि जो आपके करेक्ट परसेंटेज है, एंड अटेम्प्ट, इसमें हाईएस्ट हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्जाम दिया है और आपने एग्जाम में इजी क्वेश्चन एक भी नहीं करे, आपने डिफिकल्ट सारे कर लिए, मॉडरेट सारे कर लिए, एंड दूसरा स्टूडेंट है जिसने इजी और मॉडरेट सारे करे हैं, तो वो तो मार्क्स ज्यादा किसके आएंगे? सेकंड वाले के चांसेस है ना कि एग्जाम में डिफिकल्ट तो दो तीन ही क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा भी चांसेस है। अच्छा, टाइम किसको कम लगेगा? टाइम टेकन, इसका टाइम टेकन ज्यादा होगा और इसका टाइम टेकन कम होगा, तो ऑब्वियसली इसका टाइम ज्यादा बचेगा, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी करेगा, तो ऑब्वियसली इसके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो आपको एग्जाम में एनालिसिस में ये नहीं देखना मेरे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, आपको ये चीज देखनी है कि उन मार्क्स आते वक्त मैंने कुछ गलत ऐसा करा है कि मैं गलत क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, और इजी क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट, मतलब मेरे को पता नहीं चला कि इतना इजी था और ट्राई नहीं करा। ऐसा होता है ना हमेशा। उस चीज को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। पहली चीज तो एनालिसिस में ये चीज होगी कि आपको करना है कि एट द एंड ऑफ लास्ट मॉक टेस्ट, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले, आपको ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन ऊपर से देखते ही पता चल जाना चाहिए, अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन था, ये करना है मेरे को, ये मॉडरेट है, ये करना है, डिफिकल्ट है बाद में कर लेंगे। ये पार्ट क्लियर है? ऐसे करोगे तो आपके अटेम्प्ट्स भी ज्यादा आएंगे, मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। जैसे इन दोनों स्टूडेंट्स में ना, अच्छा एक्चुअल में देखा जाए तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा होगा? यहाँ पे कौन होगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्यादा? फर्स्ट वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, कि एग्जाम के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर पा रहा है, मॉडरेट भी कर पा रहा है। बट स्मार्ट कौन है? स्मार्ट दूसरे वाला है, कि ठीक है भाई मेरे पे ज्ञान कम है, मेरे को ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, बट मैं तेरे से स्मार्ट हूं, मैं आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, फर्स्ट वाला मजदूर है, सेकंड वाला हमारे स्टूडेंट्स है। ठीक है, आपको सेकंड वाला बनना है। सेकंड वाला कॉमर्स का है, ठीक है, समझ आ गया ये वाला? अच्छा, अब ये सारी चीजें एनालाइज कर ली, उसके बाद आपको सेक्शंस भी एनालाइज करने हैं कि उसके अंदर टॉपिक्स के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। अब आपको देखना है, दो तीन मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है, दो तीन मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है प्रॉपर ढंग से। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट मॉक लिया, ठीक है, किसी का भी मॉक है आपका, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो आप, आपका फर्स्ट मॉक है, ठीक है। उसमें मान लेते हैं आपके, अगर ड्यू जेट का आप दे रहे हो, मैं क्यूए का बता रहा हूँ कैसे एनालाइज करना है। ड्यू जेट के आपके पास 25 क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते 25 में से आपने करे होंगे 20 अटेम्प्ट करे हैं, एंड 16 करेक्ट है, ठीक है, कि आपने 20 अटेम्प्ट करे हैं, 16 करेक्ट थे आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको सारे अटेम्प्टेड में देखना है, मतलब जो चीज आप सारे में वही चीज चेक करनी जो हमने पिछले में चेक किया था, कि जो मेरे 20 में 5 क्वेश्चन लेफ्ट थे, उनमें से कोई इजी या मॉडरेट है या नहीं है। पहली चीज तो ये चेक करनी है आपको। अगर इसमें कोई इजी या मॉडरेट रह गया है, तो अपने आप को एक दो गालियां दे देना कि यार ऐसा क्यों किया, गंदी भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद देखना है अटेम्प्टेड में जो इनकरेक्ट थे, वो मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या नहीं थे, जो डिफिकल्ट थे तो मैंने करे क्यों, एक और गाली दे देना अपने आप को। अब आप पे टैलेंट पे है कि अपने आप को कितना रोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर अपने आप को नहीं कर पाओ तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, अब ये सारे क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे, या आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे? आपको लगे टोटल 9 क्वेश्चन, क्योंकि 4 तो आपके गलत हुए और 5 तो आपने छोड़े थे, इसका मतलब आपको 9 क्वेश्चन नहीं आते थे इनमें से।
ठीक है, तो अब आपको 9 क्वेश्चन एनालाइज करने कौन से टॉपिक्स के थे। हो सकता है 9 क्वेश्चन में से 2 आपके डिफरेंसी एओडी के हैं, एक क्वेश्चन आपका लॉगरिदम का था, एक क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के मान लेते हैं, एंड 3 क्वेश्चन मिसलेनियस मान लेते हैं, वेक्टर 3D एंड ऑल। ठीक है, सम सही आ रहा है ना, 9 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि आपके ये सारे टॉपिक्स खराब हैं? पहले ये बताओ, ये टॉपिक्स खराब है या सही है? क्या दिक्कत है इसमें? जरूरी नहीं है ना खराब है आपके टॉपिक्स। तो सबसे पहले अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अलग से सॉल्व करो एंड एनालाइज करो, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे? कई बार ना एनालिसिस में डिफिकल्ट लिखा होता है, बट इतने डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने छोड़ा और क्वेश्चन मजदूरी थी, अपने आप को तारीफ कर लो। अगर आपको लगता है कि तारीफ वाला पार्ट समझ आ गया होगा कि अच्छा क्वेश्चन में मजदूरी थी और आपने स्किप किया था, इसके अलावा आपसे बड़ा समझदार कोई नहीं है, आप स्मार्ट इंसान हो। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन करने लायक था और आपने स्किप करा था, तो वो वाली दिक्कत है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपने सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन, सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बट सॉल्व ट्वाइस बिफोर चेकिंग। एकदम से ना आप चेक करने बैठ जाते हो ना, दिमाग नहीं चलता आपका। उस टाइम पे चल जाएगा, आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। मैंने देखा है लोगों को एनालिसिस करते हुए, करते क्या, अच्छा आंसर देखो इसका ये गलत था, करा क्या भाई, ऐसे कैसे गलत था, पूरा सॉल्यूशन पढ़ लिया, अच्छा ये ठीक था, हो गया मेरा मॉक एनालाइज। ऐसे नहीं होता मॉक एनालाइज, मॉक एनालाइज आराम से होता है। ठीक है, तो आपको पहले 2-3 बार ट्राई करना है खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है। कई बार होता है क्वेश्चन ही गलत होता है, बढ़िया से स्माइल कर देना उस बात पर, शीशे की तरफ देख के कि मैंने ऐसा यहाँ पे ज्वाइन क्यों किया। आप किसी भी कोचिंग में हो, ठीक है, कि गलत गलत क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरा है, अगर सॉल्यूशन के बाद आपको लगता है कि कोई नया कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़ा नहीं था, इसका मतलब ये है कि आपका टॉपिक खराब है, ये होगा। इसका मतलब तो ये होगा ना कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। नया सीखने को मिला तो बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई नया कंसेप्ट नहीं था, ओल्ड कंसेप्ट था, ठीक है, उसमें देख लो आपसे हुआ क्या है। 2 केस हो सकते हैं, सिली मिस्टेक से। दूसरा केस क्या हो सकता है, याद नहीं आ रहा था। ये 2 केस हो सकते हैं ना, कि अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, या तो आपसे सिली मिस्टेक हुई है, या आपको याद नहीं आ रहा था कुछ। तो दोनों का इलाज पता है आपको। सिली मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इस वाले केस में आपको करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को स्लो रीड करना है। इंग्लिश और मैथ्स में ये फर्क हो जाता है, इंग्लिश में इंग्लिश फास्ट पढ़ी जाती है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मैथ्स में स्लो पढ़ी जाती है। जितना स्लो पढ़ोगे इतना सही आंसर आने के चांसेस हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो गलत आंसर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो भी देख लेंगे विधि एक बार। अगर याद नहीं आ रहा तो इसके लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली जाके याद करोगे, रिवाइज। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा तो रिवाइज कर लो जाके। सिम समझ आए? ऐसे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ के टॉपिक में क्या क्या दिक्कत आएंगी, जो भी आपके टॉपिक्स थे। इस मॉक के बाद क्या होगा, जिसमें भी आपका प्रॉब्लम आई थी, ये सारे टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। यस या नो? हो जाएंगे ना, कि या तो आपने नया कंसेप्ट सीखा है, या आपने ओल्ड कंसेप्ट में सिली मिस्टेक पता चल गई तो वो गलती नहीं करोगे, या आपको याद नहीं आ रहा तो आपने याद कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये चीज कर ली। अब क्या, क्या अगले मार्क्स में बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके, ये बताओ।
नहीं, गारंटी थोड़ी अगले मॉक्स में सेम क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। आपने नोटिस करा होगा हर मॉक डिफरेंट होता है, कि हर में ऐसा हो जाता है कि कभी कम जाए, किसी में कभी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नोटिस किया है ना, तो अगले में भी होगा। अगले में हो सकता है जैसे सेकंड मॉक दोगे आप, उसमें और दिक्कतें हो कि आपने अभी भी 25 क्वेश्चन करे, अटेम्प्ट शायद से आप 21 कर पाए हो, एंड आपके मान लेते हैं 18 करेक्ट है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज दोबारा से एनालाइज करोगे कि क्या ये अब जो मेरे को 7 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आई है, सेम चीज जो पिछले में एनालाइज करी थी सेम चीज करोगे। सबसे मेन चीज चेक करोगे क्या टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जिससे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। अगर टॉपिक रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली हिंट है ये कि मेरे को ये टॉपिक ठीक करना है। अगर आपके टॉपिक रिपीट हो रहे हैं जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें भी वो वाला एनालिसिस करना है कि इस टॉपिक के जो हमने पिछले में देखा था कि चेक सॉल्यूशन गलती है या नहीं है, या आपका दूसरी वाली चीज क्या थी, अपना सिली मिस्टेक, गलत क्वेश्चन। दूसरा क्या है, सिली मिस्टेक। तीसरा क्या है, अपना टॉपिक रिपीट में तीसरा था हमारा, याद नहीं आ रहा, तो रिवाइज वाली। अगर रिवाइज करने के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो क्या करोगे, अभी तो गलत वाला बता रहा हूँ, हर शायद सही वाला ही बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपकी सेम रिपीट हो रही है दिक्कतें, तो उस टॉपिक को पूरा डिटेल में देखना है। अभी तो आपने रिवाइज किया था, अगर ये प्रॉब्लम आपकी 3 से 4 मार्क में चल रही है तो आपको डिटेल में पढ़ना है टॉपिक, डिटेल में पढ़ना है। अगर आपकी बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी ऑडिशन में। इसलिए बोलता हूँ मैं, सबके लिए नहीं होती है एनसीईआरटी ऑडिशन में, उनके लिए जिसको उस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मल हैंड आउट एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है आपको कि अब सही क्वेश्चन का क्या करना है, खुश हो जाना है कि सही आंसर ठीक आ गए तो नहीं, उनको भी देख लेना है। क्योंकि देखो, तुक्के तो मारते हो, वो आदत जाती तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है ना तुक्के सारे ठीक भी हो, मतलब कुछ गलत हो रहे हैं तो कुछ ठीक भी होंगे आपके, कुछ ठीक भी हुए होंगे ना, शायद से 1-2 क्वेश्चन तुक्के से ही ठीक हुए होंगे, आपने तुक्के मारे थे। जरूरी थोड़ी है कि 16 की 16 सारे ढंग के आते थे आपको, ऐसा होता है। तो अब उनको एनालाइज करना है, उनको एनालाइज करते वक्त क्या करना है, उन क्वेश्चन पे डबल टाइम देना, सारे क्वेश्चन दोबारा से करने हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना है, ट्राई करना है कोई शॉर्टकट मेथड हो या नहीं, क्या आपने किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया था या नहीं। कोई क्वेश्चन आपने 10 सेकंड में कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा था तो आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया एनालिसिस में। उसके बाद आपको ये होता है कि कई बार आप मार्क्स देख के सेंटी हो जाते हो। ठीक है, कि कभी कभी किसी मॉक में आपके आ गए हैं, मान लीजिए 300 आ गए हैं, दूसरे मॉक में आपके आ गए हैं 240 आ गए हैं, तो जरूरी है तो आपका 300 वाला बेटर गया था या 240 वाला बेटर गया था, ये बताओ। डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ना डिफिकल्टी लेवल पे, कि हो सकता है 240 पे आपकी रैंक 1 थी, रैंक 1 नहीं, चलो रैंक 1 तो ज्यादा हो जाएगा, रैंक 20 थी, एंड 300 पे आपकी रैंक 50 थी। तो इसका मतलब क्या है कि उस साल उस 300 वाले दिन पेपर काफी इजी था आपका, इसलिए ज्यादा मार्क्स आ गए। ठीक है, तो आपको हमेशा फोकस करना है, काइंड ऑफ रैंक पे फोकस करना है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही। और रैंक से भी ज्यादा ना आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है।
परसेंटाइल कैसे निकलती है? इन शॉर्ट आप रेशियो देख लेना, रैंक, परसेंटाइल को ही भूल जाओ, रैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंटू 100 कर दो। ये वैल्यू जितनी लोअर होगी इज बेटर, ठीक है? ये परसेंटेज जितनी कम आएगी उतना बेटर है आपका। रैंक जितनी कम आएगी उतना बढ़िया है ना। रैंक 1 की ऑब्वियसली फ्रैक्शन सबसे कम आएगी ना, ठीक है? तो कई बार होता है कि एक एग्जाम कई लोगों ने दिया है, कई बार कम लोगों ने दिया होता है, तो ये वाला रेशियो आपको चेक करना है। परसेंटाइल तो काइंड ऑफ निकलती है, 100 में से माइनस कर दो ये चीज, ठीक है? क्लियर हो गया एनालिसिस कैसे करना है मॉक टेस्ट का? तो परसेंटाइल, ये परसेंटाइल थोड़ी निकाली है मैंने, परसेंटाइल तो आपको 100 में से माइनस करके आएगी, 100 में से ये चीज माइनस करोगे तो परसेंटाइल आएगी, ठीक है? ये वीए के लिए नहीं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ सुगम। ये एनालिसिस आपको हर चीज में करनी है, वीए में भी होता है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आई है या किस में आई है, एलआर में होता है आपने केसलेट्स में प्रॉब्लम आ रही थी या फैमिली ट्री में प्रॉब्लम आई है या आपका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आई है या डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आई है। एंड जीए का कोई एनालिसिस नहीं होता है, जीए का एनालिसिस क्या होगा आपका, आपको सारी चीजें याद करनी है और ये चीज देखनी है कि रेलिवेंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कि 4-5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से हैं, पॉलिटी से कितने हैं एंड ऑल, इस चीज पे एनालाइज करना आपको, ठीक है? इसमें और कुछ ज्ञान समझ आ गया ना क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे एनालाइज करते हैं? तो आप खुद एनालाइज करना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा कि अच्छा भाई ऐसे एनालाइज करते हैं नॉन, मतलब मैंने समझा दिया करना ऐसे होता है, आपको खुद टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके साथ कोई नहीं बैठेगा, ठीक है? टाइम कितना लगना चाहिए रिधि, वो तो डिपेंड करता है। जैसे मेरे को कम लगता था कि मेरे गलती वाले पार्ट कम होते थे, इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, इंग्लिश का एनालाइज करता था तो क्यू में कम लगता था। क्यू में तो मेरा ऑनेस्टली ऐसा होता था, जैसे 34 क्वेश्चन, मैं कैट का बता रहा हूँ, तो 34 क्वेश्चन होते थे, तो मेरे जनरली 3-4 में डाउट होती थी, गलत होते थे या कुछ होते थे, उनको देख लेता था, एग्जाम के जस्ट बाद देख लेता था, तो रियलाइज हो जाता था कि क्या गलती है, नॉन सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं होती थी। एलआर में भी सिमिलर होता था, इंग्लिश में मेरे को टाइम लगता था, इंग्लिश में तो मेरे को लगता था आराम से ढंग से एनालाइज करता था जब करता था। अच्छा, अब मार्क्स आई एम इंदौर के कौन पूछ रहा था मार्क्स? आई एम इंदौर का भी बताना है ना कितने आने चाहिए। सर रिपीट भी हो वो क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है सर, वो हेड के ऊपर से निकल जाते हैं। समझ नहीं आया हार्दिक, बोलना क्या चाहते हो? एक सेकंड रुक जाओ, आई एम इंदौर को बताता हूँ। हार्दिक आप बोलना क्या चाहते हो? वो क्या, आप करंट अफेयर्स पे कितना ध्यान दें? देखो यार, आपका ना क्यूए, बीए और एलआर है, ये 3 टॉपिक है आपका, एडमिशन गारंटी करते हैं, और आपका वोकैब और करंट अफेयर्स है आपकी रैंक गारंटी करते हैं कि आप कितनी रैंक आगे मूव करोगे। समझ आए? तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको जस्ट एडमिशन चाहिए ना, बॉर्डर लाइन पे आप रहना चाहते हो, तो वोकैब करंट अफेयर्स पे कम ध्यान दो तो भी काम चल जाएगा। बट अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो कि कंफर्टेबल, टेंशन फ्री हो जाएगी पेपर देने के बाद कि मेरा तो क्लियर है, उसके लिए आपको वोकैब और करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? डिफिकल्टी लेवल किस कैसा होगा? आई एम इंदौर का तो गारंटीड हाई होगा, आई एम इंदौर तो नहीं होगा आसान, आई एम इंदौर नहीं आता आसान। जेट का कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं क्या ही बना रहे हैं पेपर। पिछले साल का पेपर ना, आज मैं जो पिछले साल का पेपर देख रहा था, अभी जो आज की फाइल बनाने के लिए, देख के मूड खराब हो गया था, कितना बेकार से पेपर बनाया हुआ था, मतलब दोबारा से दिख रहा था ना, मूड खराब हो गया था देख के। हाँ एडमिशन से मतलब है प्रणव, वही बोल रहा हूँ, आप ना बॉर्डर लाइन पे रहते हो,
अगर आप इतना करके जाओगे ना, जैसे आप लास्ट ईयर जैसे कई स्टूडेंट्स थे जो 280 से 290 के रेंज में थे, कुछ सुखदेव में है, कुछ डीडीयू में। फर्क इतना हो जाता है बस, डीडीयू केशव महाविद्यालय या जीजीएस में। क्योंकि 150 से रैंक 150 से लेके 350 रैंक के बीच में ना 10 मार्क्स का फर्क होता है बस। 10 मार्क्स में आप मतलब फर्स्ट कॉलेज से फोर्थ फिफ्थ कॉलेज में पहुंच जाते हो। तो ये छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस होते हैं ना, काफी मैटर करते हैं। अच्छा है शायद। सुखदेव लास्ट लास्ट ईयर 163 पे मिला था शायद से, 163 या 164। वीए में जैसे गलती होती है उसको कैसे बेटर करें? यार मुझे पता होता तो मैं वीए भी पढ़ा देता, मेरी खुद की ठीक नहीं है। मतलब यार मैं उस चीज में गाइड करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं बता रहा हूँ तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सको। वो भरोसा मैं आपको क्यूए एलआर और डीआई में दे सकता हूँ कि हाँ मैंने बोला है तो गारंटी ठीक है। लेकिन वीए में मैं वो भरोसा नहीं है मेरे पास, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा वीए। सेम जीए की बात है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा सकता हूँ हल्का फुल्का जितना ज्ञान है, लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे भरोसा करो उसमें। वीए की किससे एडवाइस लें? आशीष सर से बात होती है, आशीष सर सही है, आशीष सर से पूछो। मेरे को तो काफी बढ़िया टीचर लगते हैं आशीष सर। रिप्लाई का नहीं पता मेरे को। अरिथमेटिक बता दूं? अरिथमेटिक तो बताया था ना कि रिवीजन क्लासेस से देख लो, अरिथमेटिक उतनी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा हमारा। जो नेक्स्ट क्लास है हमारी अरिथमेटिक वाली होने वाली थी कल। अच्छा 3 दिन बाद आता है रिप्लाई? पोरस 180 है मोक्स में। तो इसका मतलब यार आपका मतलब 50% चीजें तो नहीं आती हैं आपको। इसका मतलब एटलीस्ट 2 सेक्शन तो काफी खराब होंगे आपके। ऐसा है पोरस? ऐसा ही है ना, तो उन 2 सेक्शन को तो ढंग का करो एटलीस्ट। ठीक है। बीवीपी में कैसा होगा? या भारतीय विद्यापीठ का तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब क्यूए एलआर तो ऐसा होता है, एवरेज होता है, ज्यादा टफ भी नहीं होता, इजी भी नहीं होता। सिम्बाइसिस से थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है। सिम्बाइसिस दिया था तो सिम्बाइसिस से थोड़ा सा टफ हो सकता है। आपकी क्यूए रिवीजन की सारी वीडियोस देख लें तो बेसिक मैथ्स पूरी हो जाएगी। हाँ वंदना, बेसिक मैथ्स पूरी हो जाएगी, बस ज्योमेट्री रह गया था उसमें। ज्योमेट्री में अलग से कराने वाला हूँ। व्हाट टू डू नाउ? इंक्रीज योर मार्क्स कार्तिक। हाँ वेक्टर 3D ज्योमेट्री की बात कराऊंगा। ज्योमेट्री यार ऐसा मत बोलो यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट टॉपिक है मैथ्स में। वो अलग बात है, एग्जाम में मैं भी स्किप करता हूँ, बट वैसे करने में सबसे मजा ज्योमेट्री में आता है मेरे को। मतलब वही है, मैं अपने इमोशंस पे इतना ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है एग्जाम में। ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है बट एग्जाम में हमेशा सबसे पहले स्किप करता हूँ ज्योमेट्री और एलजेब्रा। क्योंकि मैं मजदूर नहीं बनना चाहता, मैं स्मार्ट इंसान बनना चाहता हूँ। स्मार्ट, मेरी स्मार्टनेस बोलती है कि भाई ये चीज में तो टाइम लगेगा, इसको बाद लास्ट में कर लेंगे। अरिथमेटिक नंबर सिस्टम ऐसे टॉपिक होते हैं जो फास्ट हो जाते हैं, पीएनसी, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, तो इनको पहले करते हैं। कॉनिक कितना करें? कॉनिक का बेसिक कर लो लक्ष्य। आपको पता होनी चाहिए कि आपका सेंट्रिसिटी की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपका स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, उस पर कैसे बनती है, बस कंसेप्ट बताओ ना होता क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इतने आसान आते हैं, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। हाँ तो ज्योमेट्री कराऊंगा तो मैं पूरा ही छेड़ूंगा ज्योमेट्री।
सर एक चीज बता दो, कॉलेज की क्लासेस के चक्कर में थोड़ी बैकलॉग आ गई है आपकी क्लासेस की। यार देवांश, देखना तो पड़ेगा। मतलब एग्जाम नियर बाय आ जाए तो एक दो दिन कॉलेज की छुट्टी ले लेना और पूरे दिन बैठ जाना, समझ आ जाएगा। ठीक है। पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं गौरी? हाँ होते हैं, एक दो हो जाते हैं, सिमिलर टाइप के हो जाते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होते, बट ऐसा हो जाता है। आई एम इंदौर के डी जेट में रिपीट हो जाते हैं। आपकी वीडियो के अलावा प्रथम मटेरियल कर ले इनफ है। हाँ वंदना, आप किसी भी कोचिंग में हो, मैं किसी कोचिंग के बारे में तारीफ नहीं कर रहा कि प्रथम का अच्छा है, इसका अच्छा है एंड ऑल। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है अपने अकॉर्डिंग तो ट्राई करता है कि उनके स्टूडेंट बढ़िया रैंक एंड ऑल लाए। तो मटेरियल सबको इनफ है कि बेसिक क्लियर करने के लिए। उसके बाद तो आपका मतलब एप्टीट्यूड काम आता है, उसके बाद मॉक टेस्ट एंड ऑल देने हैं आपको। ठीक है। कार्तिक, वही चीज बोलूंगा, 270 में मेरे को ये बता जीए में कितने हैं? जीए में अगर आपके 70 है तो बेकार मार्क्स हैं आपके। अगर जीए में आपके 50 के आसपास है तो सही मार्क्स है, क्योंकि जीए वाला आपका वेरी कर सकता है। देवांश ऐसे करो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैराथन देखो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रिवीजन क्लासेस भी देख लेना साथ में। अच्छा, जिनके 250 आ जाए ना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जीए भी है क्या? मेरे को जीए इंक्रीज करना है। जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट थे आदित्य एंड ऑल, जिसकी रैंक 12 आई थी, उसका यही था, पहले क्यूए बीए एलआर में उसने बढ़ा लिया अपने मार्क्स, 270 280 टाइप लाता था 300 में। उसके बाद अकेले आराम से बैठ के जीए पढ़ने लग गया लास्ट के दिनों में, जीए में इंक्रीज हो गया, उसके ओवरऑल आ गए थे 330 के आसपास। अरे बहुत टाइम है किरण, इतने टाइम में किताब लिख सकते हो आप गणित पे। हाँ, अब हाँ अच्छा, कई लोगों ना ये भी होता है, कई लोग ये करते हैं कि यार कंसेप्ट से भी डर लग रहा है। मैं आ गया हार्दिक, कि कई लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार अभी डर लग रहा है, पहले कंसेप्ट सारे कर लेंगे फिर मॉक टेस्ट देंगे। कई बार ना काफी देर हो जाती है, फिर उनका ना शायद से एग्जाम वाला दिन ही मॉक टेस्ट होता है। इन किसी ने भी मॉक टेस्ट दिया होगा, रेयरली कोई होगा जिसका फर्स्ट मॉक टेस्ट में काफी बढ़िया मार्क्स आए होंगे, रेयरली होगा, सबका डिप्रेसिंग गया होगा। बस होता क्या है, जो लोग एग्जाम तक के लिए बचा के रखते हैं ना उनका एग्जाम डिप्रेसिंग जाता है मॉक टेस्ट की जगह। तो प्लीज मॉक टेस्ट दो, इंप्रूव होगा। आपका एम होना चाहिए, अभी चाहे 0 मार्क्स आ रहे हो, आपके एग्जाम से एक दिन पहले ना आपका मैक्सिमम आना चाहिए पीक। जैसे कई लोगों का होता है कि पीक वाली कहानी भी होती है, पीक वाली पता है क्या चीज होती है? कि फॉर एग्जाम्पल आपकी भी प्रिपरेशन पीक में होती है, कई बार ऐसा फील होता है कि मेरे को सब कुछ आता है। कभी कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आया होगा, बोर्ड्स के टाइम भी आया होगा, किसी टॉपिक का कि हाँ आज इस टॉपिक का मेरे से कुछ पूछ लो, मैं इसका आंसर कर सकता हूँ। कहीं तो आया होगा, किसी किसी चीज में तो आया होगा लाइफ में। नहीं आया? इतने नकली हो यार। अकाउंटेंसी किसी में तो आया होगा, कुछ तो करा होगा लाइफ में। ये तो तुम बताओ, तुम्हारा एमटी का फॉर्म भरवाते हैं। इको में आया था ना? ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि अभी इतना इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि पीक आने के बाद फिर ऑब्वियसली नीचे भी जाता है। तो आपका एम होना चाहिए वो पीक ना आपको एग्जाम डे पे आए, पहले पीक लाने का फायदा नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं कि आपको एग्जाम के से पहले तो बढ़िया मार्क्स आ रहे होते हैं, और एग्जाम के दिन जाते जाते आपके मॉक टेस्ट में कम आने लगते हैं और एग्जाम के दिन भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ग्लोबल मैक्सिमा आना चाहिए एग्जाम के दिन। अगर उस दिन ग्लोबल मैक्सिमा आया तो आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट जगह जाओगे। जैसे कई बार होता है एग्जाम देके सेटिस्फेक्शन मिलती है कई बार,
कि हाँ इससे बढ़िया नहीं दे सकता था, मेरी औकात इतनी थी, ऐसा लगता है? अगर ये सेटिस्फेक्शन आपको एग्जाम देने के बाद मिली है ना, तो आप खुश रहना। अगर आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैंने अपने एंड पे सब कुछ पढ़ लिया, अपने आप को ये चीज नहीं बोलनी बाद में कि यार एक महीना और होता तो मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती। ठीक है, ये चीज अपने आप को एग्जाम के बाद नहीं बोलनी। अभी काफी टाइम है, सारी चीजें कर सकते हो आप, हर चीज आप दो दो बार पढ़ने का टाइम है। भाई ने कैमरा लगी, अरे भाई कैमरा ऑफ कर ले। यार डिस्टर्ब कर दिया। रोज कितने घंटे पढ़े? पुनीत यार इसका तो आंसर आप पे डिपेंड करता है, जितना आप पढ़ सको। भाई साहब हर्ष अब पंखा दिखाएगा। हर्ष ऑडियो ऑफ करी हुई है, जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे कुछ एक लिंक भेजी है, उस पे जाके ज्वाइन कर लो, वहां से मैं चैट पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ थे बात कर रहे थे यार? भाई ने डिस्टर्ब कर, कंफ्यूज कर दिया, कहाँ थे हम? पंखे में थोड़ी थे, और कहीं थे। अच्छा रोज कितना घंटे पढ़े हैं, अच्छा हाँ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा था मैं, रुक जाओ, घंटे पढ़ने वाली बात बाद में बताऊंगा। हाँ तो आपको एग्जाम के बाद ना सेटिस्फेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपना इससे बढ़िया नहीं दे सकता था, उसके बाद आपको जो कॉलेज मिले ना खुश रहना लाइफ में। मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आपका एडमिशन हो जाए तो भी खुश रहना, एडमिशन ना हो तो भी खुश रहना, दूसरे को देख के दुखी मत होना कि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ एंड ऑल। अपनी तरफ से बेस्ट देना है, अगर आप अपने बेस्ट में आपको जो मिल रहा है ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है ना, आप उसके लायक नहीं है, वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, कोई टाइम बुरा लगता है तो क्या कर सकते हैं, सब चीज थोड़ी मिलती है हर इंसान को। या फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा आने वाले केसेस में मैंने अपनी पूरा प्रिपेयर किया था, जैसे मेरे जो मेरे 99.96 आई थी, उस साल मैं अपना पूरा बेस्ट दे के आया था, मुझे लगा था कि इससे बढ़िया नहीं दे सकता। एग्जाम के बाद ना मैं एनालिसिस एनुअल कुछ नहीं देखा था मैंने, मुझे पता था, मुझे अंदर से उम्मीद थी 100 आ जाएगी, मतलब ऑब्वियसली कम आए मेरे, कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं एनुअल, बट मुझे अंदर से उम्मीद थी प्रॉपर, मैं तो खुश आया था कि 100 आएगी आराम से। मैंने जाके कुछ कई लोग होते हैं ना यूट्यूब पे जाके एनालिसिस एनुअल देखते हैं, मैंने कुछ नहीं देखा था, आराम से घर आके सो गया था कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे के आया हूँ, जो आना होगा आ जाएगा। कम आई थी, थोड़ा सा दुख हुआ था, बट इन द एंड अपने आप को ये बोल दिया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी तो और ज्यादा बुरा लगा था, अहमदाबाद से, अहमदाबाद ही भरा था उस साल बस मैंने, एंड वहां से कॉल नहीं आई थी तो और बुरा लगा था, बट रिग्रेट नहीं किया मैंने उसके बाद उस चीज का। ठीक है भाई, उनका क्राइटेरिया ही ऐसा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम नहीं चाहते तो नहीं चाहते। सुबह एग्जाम भरा इसी कारण से था, मैं अपने आप को चेक करना चाह रहा था कि आएगी या नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करी हुई थी। तो आपको मॉक कैसे देने हैं? पहले तो आपका क्लास के बाद तो आपकी चॉइस है कब देना है, वो आपका कंफर्ट लेवल पे है कि कब देना है कब नहीं देना है नॉल। क्योंकि अभी आपको नहीं पता, जैसे जनरली एक्चुअल में तो ये होती है प्लानिंग कि कभी भी मॉक टेस्ट देने के लिए कहते हैं कि अगर आपको सुबह 9 to 12 एग्जाम है तो मॉक टेस्ट देने की आदत भी आपको 9 to 12 की होनी चाहिए, कि सो दैट उस टाइम आपका दिमाग चले। जैसे मेरे साथ कई बार प्रॉब्लम होती है, मैं कभी भी मॉक टेस्ट देता था रात को देता था मैं, 2 से 5, उस टाइम मेरा दिमाग काफी फास्ट चलता है। दिन में कई बार एग्जाम के टाइम होता था, सो के उठा जाता था, दिमाग चलता नहीं था। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये चीज तो अभी नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आपका स्लॉट कौन सा आने वाला है, मॉर्निंग आएगा आफ्टरनून, ऐसा है ना। आइम इंदौर का टाइम पता चला कितने बजे है? नहीं पता ना, तो इस चीज के लिए अभी प्रिपेयर नहीं कर सकते। आफ्टरनून पता है, बट उस चीज के लिए मत करो अभी प्रिपेयर।
ठीक है, उसके लिए क्या करना है, अभी आप ये करना है, 18 को एक मॉक देना है, 20 को एक मॉक देना है, 21 को एक मॉक देना है, ऐसे ऐसे एंड चलते जाओ। अगर आप दोनों के लिए साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो साइमल्टेनियस, तो ऐसे कर लेना, यहाँ पे एक दिन डीओजेड दे देना, यहाँ पे आईएम दे देना, यहाँ पे दोबारा डीओजेड दे देना। ठीक है, यहाँ पे आपकी चॉइस है बीच में कब, ये बीच के दिन है, ये है एनालिसिस के। मॉक के जस्ट बाद देखो, काफी मॉक के तो मार्क्स जब भी आ जाते हैं ना, या टाइम लगता है, जब भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्यू ए बी एल आर, ये तीनों चीजें तो आपकी उसके जस्ट बाद 2 आवर्स तक में एनालाइज हो जानी चाहिए। 2 घंटे का टाइम लगेगा मैक्स, उससे कम में एनालाइज हो जाएगी आपकी। और प्रैक्टिस के बाद तो आपको जितना आगे जाते जाओगे ना, ये टाइम आपका मतलब 20 मिनट्स तक भी डिक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसमें आपको ये एनालाइज करना है, जो अगला दिन है 19, उसमें क्या करना है, आपको गलतियां इंप्रूव करनी है, रिवाइज एंड ऑल। ठीक है, एंड उसके बाद 20-21 को दोनों वक्त दोगे, दोनों दिन अपनी गलतियां देखोगे, वही क्यू ए वी एल आर, यहाँ भी क्यू ए वी एल आर। एंड इस एनालिसिस में अगर आपको लगे कि तीनों में कुछ कॉमन था, तो इन दोनों दिन 22-23 को डिटेल में पढ़ने वो टॉपिक्स। ठीक है, एनालिसिस का टाइम डिक्रीज हो जाएगा आपका विद टाइम। ठीक है, 22-23 को आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक्स पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ने हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उसके बाद 24, 25, 26 आ गई। इस मोमेंट पे क्या होना चाहिए, आप काफी हद तक प्रिपेयर होने चाहिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक सही हो जानी चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इस मोमेंट तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन तीनों दिन में आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाय हरदेव। तो मार्क्स कितने आ रहे हैं एंड ऑल वो एनालाइज करना है। उसके बाद बाकी फिर आप लास्ट तक, यहाँ तक तो काइंड ऑफ एडमिट कार्ड टाइप आ जाएगा। ठीक है, इस दिन से है ना आप अपनी पीक स्टार्ट करोगे, जो मैं पीक लाने की बात कर रहा था ना, कि पीक स्टार्ट होगी जब दिन से आप 2-2, 3-3 मॉक दे रहे होते हैं ना, उस दिन से स्टार्ट होगी पीक। एंड पीक लाने वाला आपको फेज जब लाना है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आपको पता चल जाए एग्जाम गारंटीड है। जबरदस्ती अभी पीक लाने से कुछ फायदा नहीं होगा, आगे के दिन फिर आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, एंड आपका एम होना चाहिए एग्जाम के दिन आपकी पीक आ जाए। मॉक टेस्ट के अलावा कुछ नहीं देना, क्लासेस बंद कर दो, सब चीज बंद कर दो, बस मॉक टेस्ट देने। ठीक है, बस ये चीज कर लो, ऐसे एनालाइज करना, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये टाइम टेबल होना चाहिए। आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, वो सारा डिपेंड करेगा आपकी इस एनालिसिस पे। ठीक है, बीच में जीए के लिए आपको अलग से टाइम निकालना है, रोज रोज जीए के लिए आपको 1 आवर निकालना है एटलीस्ट। वो कभी निकालो, आपकी चॉइस, एटलीस्ट। रिकमेंडेड तो वैसे 2 आवर है, बट 1 आवर एटलीस्ट। अब आपने काउंट करे होंगे तो घंटे काउंट करोगे तो दिन के घंटे दिख रहे हैं कितने आ गए हैं। 2 घंटे का तो मौका है, 2 घंटे के आसपास एनालिसिस की बात कर रहे हैं, 2 घंटे के आसपास जीए की बात कर रहे हैं। तो टोटल आपके 5 to 6 आवर्स तो आपको रोज पढ़ना है। कुछ दिन पढ़ लो, 3 से 5 साल तक की लाइफ सही हो जाएगी। सागर नंबर सिस्टम भी देख लेंगे। नंबर सिस्टम यार सागर मैंने रिवीजन क्लास में कराया था, उससे ज्यादा कुछ कराने को है नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा नंबर सिस्टम आगे। ये जितना पढ़ाने को है ना, वो चीज मैंने फास्ट फास्ट रिवीजन क्लास में करा दी थी। बाकी जो अभी मैराथन कराऊंगा जो आईएम वाली, उसके अंदर नंबर सिस्टम के काफी क्वेश्चन है, वो भी रिवाइज हो जाएंगे साथ में। ठीक है, हाँ रिमाइंडर थ्योरम भी बताइए किरण उसमें। प्लेन्स क्या पुनीत। ठीक है,
यार वीडियो तो तुम 2x पे करके क्यों नहीं देखते? ज्यादा समझदारी नहीं है? टू एक्स पे देखा करो। मैं खुद बोर हो जाता हूँ अपने आप को देख के। मैं कभी कभी देखता हूँ ये क्या है। 2x पे देख लिया करो, ज्यादा सही रहता है। अगर 2x पे पॉज कर करके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अपने एंड पे सॉल्व। देखो अगर आप लाइव देख रहे हो तो बेस्ट है, उसमें तो 2x कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं होता, तो कर भी नहीं सकते। उसमें तो प्रॉपर ढंग से देखो। कभी भी फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हो क्लास, लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, फर्स्ट टाइम बिना 2x करे प्रॉपरली देखनी है आपको। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ लाइव देख लो तो ज्यादा सही रहता है। उसके बाद जो आपका दूसरी बार देखने का मन करता है कहीं एन ऑल, कि बाद में रिवाइज करने के लिए दोबारा से कंसेप्ट देखना चाहते हो, उस टाइम पे आप 2x एन ऑल करके देखा। सबसे बढ़िया रहता है लाइव की, आप अपनी डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज आपके मन में रह जाता है कि यार डाउट क्या थी एन ऑल, फिर सर बताएंगे नहीं बताएंगे। मैंने कई बार देखा है, कईयों की डाउट आती है, मैं उनको रिप्लाई मेरे को ये करना पड़ता है कि भाई इस वीडियो में थोड़ी आगे बताइए सेम डाउट। लाइव देखो तो मेरे अकॉर्डिंग सही रहता है। वो वाली क्लास मैंने लाइव इसलिए नहीं ली आज, मतलब जूम पे इसलिए नहीं ली क्योंकि वो वाली क्लास में लाइव चाहता हूँ कि जो बाद में आए उनको भी हेल्प हो जाए। और कुछ? काफी था ज्ञान। आई होप अब जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होगे, कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय।